हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षित सोमानी। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन और आज हम बात करेंगे सीपीआरस के बारे में। सीपीआरस की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, किन को ये फॉलो करना रहता है, स्ट्रक्चर्ड सीपीआरस क्या रहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआरस क्या रहते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीपीआरस का मतलब होता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन आर्ट्स। जब हम मेंबर बन जाते हैं कुछ सालों बाद हमारी कुछ मेमोरी फीड होने लग जाती है। सीए कोर्स में बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं, जैसे इनकम टैक्स में काफी अमेंडमेंट्स आते हैं, लॉ में काफी अमेंडमेंट्स आते हैं। तो मेंबर्स को अपडेट करने के लिए ये सीपीआरस लाए गए कि मेंबर्स की जो एजुकेशन है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो इंप्रूव हो सके, वो एनहेंस हो सके, टाइम बाय टाइम वो अपडेटेड रह सके। इसलिए सीपीआरस का कंसेप्ट ऐसे ही लाई है। सीपीआरस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमको ब्लॉक पीरियड में फुलफिल करनी पड़ती है। ब्लॉक पीरियड रहता है 3 इयर्स का। करंट जो ब्लॉक पीरियड चल रहा है वो चल रहा है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। अब इसमें किस किन मेंबर्स को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है कि अगर आप मेंबर हो, आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, लेकिन आपके पास सीओपी है, एक्सेप्ट दोज मेंबर जो बाहर रिजाइड करते हैं। और सेकंड कैटेगरी है वो मेंबर्स जिनकी एज लेस देन 60 है, लेकिन उनके पास सीओपी नहीं है, मीन जो जॉब करता है या फिर जो बिजनेस करता है, प्रैक्टिस नहीं चलाता, वो मेंबर्स। और प्लस जो फर्स्ट के अंदर से जो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए थे ना इन्होंने, जो मेंबर्स आउटसाइड रिसाइड करते हैं, तो जो मेंबर्स आउटसाइड रिसाइड करते हैं चाहे उनके पास यूपी हो या ना हो, वो बी कैटेगरी में आ जाएंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है मेंबर्स जिनकी एज 60 ईयर से अबव है और उनके पास यूपी है। तो ये एक एक करके कैटेगरी बना रखी है। इन तीनों कैटेगरी को अलग अलग रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। एक बार मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ कि ये कैटेगरी इजीली कैसे समझ में आएगी, तो आप उसी कैटेगरी के रिलेटेड मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी वो देख लीजिएगा। तो ये कैटेगरी ऐसे है कि जिनकी एज लेस देन 60 है एक कैटेगरी में, और उनके पास यूपी है, तो वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्सेप्ट दोज मेंबर जो रिजाइड करते हैं बाहर इंडिया के। बी कैटेगरी जो है मेनली जॉब वालों के लिए, जो जिनकी एज लेस देन 60 है लेकिन उनके पास सीओपी नहीं है। और सी कैटेगरी है जिनकी एज 60 से अबव है लेकिन उनके पास सीओपी है। अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो थी हमने देखी थी जिनकी एज 60 से बिलो है और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, मींस उन्होंने वो प्रैक्टिस करते हैं, एक्सेप्ट दोज मेंबर जो बाहर रिजाइड करते हैं। तो उनको 3 इयर्स ऑफ रोलिंग पीरियड, मींस उनको 3 इयर्स के अंदर 120 सीपीआर्स कंप्लीट करना रहेंगे यहाँ पर। और उन 3 इयर्स के अंदर, तो ये 3 इयर्स कैसे हो गया, 40 40 और 40 इयर्स, मींस फर्स्ट ईयर में 40, सेकंड ईयर में 40 और थर्ड ईयर में 40, तब जाके हो जाता है 120। अब उन 40 में से 20 सीपीआर जो रहेंगे ना, वो मिनिमम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होंगे। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो होती है जब आईसीए सेमिनार्स अरेंज करवाता है या फिर कोई वेबिनार हो गया जिसके प्री डिफाइंड सीपीआर रहते हैं कि भाई इतने ही सीपीआर मिलेंगे आपको। तो वो होती है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। और अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो होती है कि जिसके अंदर आपने खुद ही कुछ पढ़ लिया, जैसे आपने कोई बुक पढ़ ली या फिर आपने गूगल पे कुछ पढ़ लिया या फिर आपने किसी के साथ डिस्कशन कर लिया, तो वो आपको सेल्फ डिक्लेयर डिक्लेयर करना पड़ता है। और ये अपलोड होती है आईसीआई के साइट पे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो आईसीआई खुद अरेंज करवाता है। तो मिनिमम ईच कैलेंडर ईयर में, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर का ब्लॉक हो गया, तो हर ईयर के अंदर आपको मिनिमम 20 तो सीपीआर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के करने हैं। ये सिर्फ एक कैटेगरी वालों के लिए। और जो बच्चे 60 आवर्स हो गए, जैसे 20 20 20 ये हो गया 60 और टोटल अपन को करने 120, तो बच्चे जो 60 आवर्स है वो अब मेंबर्स की चॉइस रहेगी कि वो चाहे स्ट्रक्चर्ड करे चाहे अनस्ट्रक्चर्ड करे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हर ईयर के अंदर आपको मिनिमम 20 जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है उसके अलावा भी मिनिमम 20 आवर्स करने पड़ेंगे। अब वो आपकी मर्जी होगी कि आप स्ट्रक्चर्ड करो या आप अनस्ट्रक्चर्ड करो। तो ये हो गया ए कैटेगरी। अब हम आते हैं बी कैटेगरी पर। अब बी कैटेगरी में वो मेंबर्स आते हैं जिनकी एज 60 से बिलो है, लेकिन जो जिनके पास सीओपी नहीं है, मींस जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मींस जो प्रैक्टिस नहीं चलाते, वो मेंबर्स। और जो ए कैटेगरी से एक्सक्लूड हो गए थे मेंबर्स जो रिजाइड करते हैं अब्रॉड, वो मेंबर्स बी कैटेगरी में आते हैं। तो उनको टोटल 3 इयर्स ऑफ रोलिंग पीरियड में 60 सीपी क्रेडिट आवर्स करना रहते हैं यहाँ पर। और ईच कैलेंडर ईयर की जो रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पर कोई मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के आर्स नहीं, जैसे हमने एक कैटेगरी में देखा था कि मिनिमम उनको 20 सीपीआर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के करने रहते हैं इस कैलेंडर ईयर में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मेंबर की चॉइस रहेगी कि वो चाहे स्ट्रक्चर्ड करे या अनस्ट्रक्चर्ड करे। और लेकिन उसको ईच कैलेंडर ईयर में मिनिमम 15 हार्स तो करने ही रहेंगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए और आपने फर्स्ट ईयर में 60 के 60 आवर्स कंप्लीट कर लिया और बाकी 2 इयर्स करे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर मिनिमम आप 15 तो ईच कैलेंडर ईयर में करने रहेंगे। तो अगर आप 60 फर्स्ट ईयर में कर लेते हो तो आपको सेकंड ईयर में 15 तो करने पड़ेंगे, थर्ड ईयर में 15 करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल हो जाएगी। और अब सी कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो सी कैटेगरी में वो मेंबर्स आते हैं जिनकी एज 60 ईयर से अबव है और वो उनके पास सर्टिफिकेट को प्रैक्टिस है। तो उनको 3 इयर्स ऑफ रोलिंग पीरियड में 90 क्रेडिट आवर्स करने रहेंगे। अब ये उनकी चॉइस है। यहाँ पर भी ऐसा ही है जैसे बी कैटेगरी में था कि मिनिमम स्ट्रक्चर्ड आवर्स यहाँ पर फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईच कैलेंडर ईयर की रिक्वायरमेंट दे रखी है। तो उनको 3 इयर्स के अंदर 90 सीपीआर एग्रीगेट में 90 सीपीआर करने रहेंगे। अब वो उनकी चॉइस है कि वो चाहे स्ट्रक्चर्ड करे चाहे अनस्ट्रक्चर्ड करे, जैसे मेंबर्स जो हमने बी कैटेगरी में देखा था कि उनके पास चॉइस दी गई है कि वो स्ट्रक्चर्ड करे या अनस्ट्रक्चर्ड करे। और लेकिन उनको मिनिमम ईच कैलेंडर ईयर में 20 सीपीआर तो एग्रीगेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड का हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड का हो। मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर में 90 कर देते हो तो आपको बचे हुए 2 इयर्स में 20 और 20 मीन्स 40 और करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो ये बता रहे हैं कि 20 20 20 ऐसे कर लेना मिनिमम, और एग्रीगेट मिला के 90 आपका हो जाना चाहिए, तब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो उससे पहले आप एक बार ये समरी देख लेना। ये वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये इजी
लैंग्वेज में है। जैसे यहाँ पे मैंने एज लिख दी कि अगर एज आपकी बिलो 60 ईयर्स है और आप सीओपी होल्ड करते हो तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स होगी। अब ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ए कैटेगरी है उसमें मिनिमम स्ट्रक्चर्ड आवर्स है, लेकिन जो बी और सी कैटेगरी है उसमें स्ट्रक्चर्ड आवर्स नहीं है मिनिमम, उसमें आपकी मर्जी रहेगी, आपकी चॉइस रहेगी कि आप अनस्ट्रक्चर्ड करो या स्ट्रक्चर्ड करो। जैसे मैंने यहाँ पे यूएच और एसएस लिखा है, इसका मतलब अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स या स्ट्रक्चर्ड आवर्स, जैसे कि मेंबर की मर्जी रहेगी। अब यहाँ पर मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हो तो ये पूरी रिक्वायरमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में अप्लाई करते हो तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके लिए प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। और अगर आप थर्ड ईयर में अप्लाई करते हो, मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट ईयर में मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, तो पूरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकंड ईयर में अगर आप अप्लाई करते हो मेंबरशिप के लिए तो आपके लिए प्रोपोर्शनेट ये रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होगी। और अगर आप थर्ड ईयर में अप्लाई करते हो, ब्लॉक के थर्ड ईयर में, तो फिर आपको ये कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि एफएक्यूज में इन्होंने बता रखा है कि जो भी फर्स्ट ईयर रहता है जिसके अंदर आप मेंबरशिप अप्लाई करते हो, उसके अंदर आपको एग्जामेशन मिलती है उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की, तो आपको उस ब्लॉक की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अगला जो ब्लॉक रहेगा, जो हमारा 2022 के बाद जो ब्लॉक रहेगा, मीन 2023, 2024 और 2025 का जो ब्लॉक रहेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है। एक बार आप ये समरी देख लो, आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक बार आप वीडियो ब्लॉग पॉज कर लो यहाँ पर और देख लो आप किस कैटेगरी में हो, और आप ये देख लो कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। अब सीपीआरस की रिक्वायरमेंट किसको फुलफिल नहीं करनी, मींस कौन सी क्लास ऑफ मेंबर्स एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है इन्होंने कि ऑल द मेंबर्स जिनकी एज 60 से अबव है और उन्होंने सीयूपी होल्ड नहीं कर रखा। मींस अगर आपकी आप स्टार्टेड अकाउंटेंट हो और आपकी एज 60 के अबव है, 60 या 60 के अबव है, तो आपको यहाँ पर, अगर आपने सीयूपी होल्ड नहीं कर रखा है तो आपके लिए ये सीपीआरस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ फुलफिल नहीं करना है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो, या किसी ट्रिब्यूनल के जज हो, तो भी आपको ये सीपीआरस की रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी। आप एमपी हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप एमएलए हो, या आप एमएलसी हो, तो भी आपको ये रिक्वायरमेंट्स नहीं लगेगी। गवर्नर हो, या आप सेंट्रल या सिविल सर्विसेज में हो, आपने यूपीएससी क्लियर कर रखा है, या आप आईएएस वगैरह हो, तो फिर आईएएस या ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, तो भी आपको ये रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, मींस अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज, और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका बिजनेस है, आप क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो भी आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप उसके ओनर हो तो। अगला जो है जुडिशियल ऑफिसर्स जो रहते हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मिलिट्री सर्विस कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये आपके कुछ टेम्पररी एग्जाम्शन देख रखे, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। फीमेल मेंबर्स को 1 कैलेंडर ईयर की एग्जाम्शन है यहाँ पर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी। फिजिकली डिसेबल्ड मेंबर्स जो भी रहेंगे उनको भी यहाँ पर, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है 40% या उससे अबव की, तो उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट रहेगा, तो उनके लिए भी एग्जाम रह जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोलॉन्ग क्रिटिकल इलनेस या डिजीज से सफर करते हैं, उनके पास अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो उनको भी यहाँ पर सीपीआर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। कैटेगरी ए वालों के लिए कुछ यहाँ पर मैंडेटरी सीपीआर की रिक्वायरमेंट भी है। जो भी कैटेगरी ए थी जिसके अंदर जिनकी एज 60 ईयर से लेस है और उनके पास सीओपी है, एक्सेप्ट दोज मेंबर्स जो रिजाइड बाहर करते हैं, तो उनको काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि उनको मैंडेटरी 2 सीपीआर ईच ऑन टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग और कोड ऑफ एथिक्स, मींस टोटल हो गए 4 आवर्स। ये आप ईच ड्यूरिंग एवरी कैलेंडर ईयर, ये आपको अभी 2020 से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये आप ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में आपको ये मैंडेटरी हो जाएगा ये सीपीआर इन टॉपिक के ऊपर लेना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और कोड ऑफ एथिक्स। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो मिनिमम 20 आवर्स स्ट्रक्चर्ड आवर्स थे ना, उनके अंदर ये गिने जाएंगे, और आपको ये 2 और 2 4 सीपीआर इनके करने रहेंगे, और ये चीज मैंडेटरी रहेगी। इंस्टीट्यूट की सीपी एडवाइजरी कमेटी ने कुछ यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज के लिए, तो हम इसको देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या है। तो फर्स्ट इसमें बता रखा है कि एलिजिबल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप, मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, या आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीपी लर्निंग एक्टिविटीज होगी और उनके कितने क्रेडिट आवर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये एक बार आप एडवाइजरी साइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। एक दो चीजें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेशन, जैसे यहाँ पे स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, काउंसिल या रीजनल काउंसिल या सेंट्रल कमिटीज ऑफ आईसीआई फॉर स्पेसिफिक पर्पज है, तो इनके इन्होंने अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है इनकी एक्टिविटीज के अंदर, तो आपको ये एलिजिबल हो जाएंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर पूरी एक बड़ी सी लिस्ट दे रखी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीआई की सीपी एडवाइजरी की साइट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक डाल दूंगा, तो आप ये वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि किस एक्टिविटी के कितने एलिजिबल सीपीआर होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज के लिए भी सीपीए एडवाइजरी थी, तो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एडवाइजरी के लिए भी सीपीए एडवाइजरी है। ये मेंबर्स के गाइडेंस पर्पस के लिए है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें, ये यहाँ पर इन्होंने इंडिकेटिव लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या चीजें कवर होगी अनस्ट्रक्चर्ड सीपी लर्निंग एक्टिविटीज में। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज, यूज ऑफ ऑडियो टिप्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कुछ भी पढ़ने का नहीं डाल सकते, ये इसके भी आगे नोट्स है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट, तो जो टॉपिक आपने स्टडी किया है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे आप अगर कोई डायरेक्ट टैक्स की के अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, या कुछ नया सेक्शन है वो पढ़ रहे हो, तो उस टाइप की जो भी एक्टिविटीज आप करोगे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज में आएगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो इंडिकेटिव लिस्ट दे रखी है।
तो ये देख लेते हैं हम, जैसे अगर आपने कोई कोर्स किया, अगर आपने कोई ऑनलाइन ऑडियो सुना, अगर आपने कोई वीडियो देखा, जो भी अब सीए कोर्स से रिलेटेड था, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को जिसने एनहेंस किया, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो, इन सीपीआर्स के अंदर काउंट कर सकते हो। और ये आपको सेल्फ डिक्लेयर बेसिस पे फिल करना रहता है ऑनलाइन। तो जैसे ये सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स, अगर आपने चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल जो आती है इंस्टीट्यूट की वो पढ़ी, अगर आपने ग्रुप डिस्कशन किया या बायलैटरल डिस्कशन किया टेक्निकल इश्यूज पे, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी बन के गए, आपने पार्टिसिपेट किया सीपी वेबकास्ट में, तो ये जो भी एक्टिविटीज रहेगी ये अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज होगी, ये आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है सीपी एडवाइजरी, सीपी आईसीए की साइट पे। आपको ये अगर ये पूरा पीडीएफ पढ़ना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से ये डाउनलोड कर लेना, सीपीई एडवाइजरी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एफएक्यूज में इन्होंने लिख रखा है, व्हाट आर द सीपी रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंबर एनरोल फॉर द फर्स्ट टाइम। मींस अगर आप फर्स्ट टाइम मेंबरशिप के लिए एनरोल करते हो तो कोई क्या रिक्वायरमेंट होगी सीपी की। तो इन्होंने जवाब में ये बोला है कि जब भी मेंबर फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट करता है तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की, मीन जैसे आपने फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में अप्लाई किया, तो जो आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में जो 20 स्ट्रक्चर, जैसे कैटेगरी ए वालों के लिए 20 स्ट्रक्चर्ड आवर्स उनको करने थे, तो वो यहाँ पर एग्जाम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, एज पर द सीपीआर रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस अ मेंबर इज exempted from complying with mandatory requirements for particular calendar year during which he or she gets the membership for the first time। मींस अगर आप फर्स्ट टाइम मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की, जिस ईयर में आपने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, तो वो यहाँ पर एग्जाम हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर्ड सीपीआर कैसे अपडेट होते हैं मेंबर्स के अकाउंट में, जब अटेंडेंस अपलोड कर दी जाती है कंसर्न प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के द्वारा, तो आपके स्ट्रक्चर्ड सीपीआर जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड सीपीआर के केस में ऐसा नहीं है, आपको cpici.org पे जाना रहता है 31 मई से पहले, और ये आपको सेल्फ बेसिस पे भरना रहता है, ये ऑनलाइन फिल होता है। तो आपको ये अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग आवर्स हमेशा 31 मई के पहले पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भरना रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अगर किसी मेंबर ने मिड ऑफ द ईयर में सीओपी ऑब्टेन किया या सरेंडर किया, तो उसको कौन सी सीपी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होगी। तो अगर कोई मेंबर जिसके पास सीओपी था और उसने मिड ऑफ द ईयर में सीओपी सरेंडर कर दिया, तो अगर वो 30 जून ऑन और बिफोर 30 जून को सीओपी सरेंडर करता है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होगी वो नॉन सीओपी होल्डर को जो रिक्वायरमेंट उस कैलेंडर ईयर में एप्लीकेबल होती है वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। और इसका वाइसा वर्सा केस भी वैसा ही है कि अगर किसी मेंबर के पास सीओपी नहीं था और वो ऑब्टेन करते हैं ऑन और बिफोर 30 जून पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की, तो उनको जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होगी वो एज ए सीओपी होल्डर होगी। लेकिन अगर कोई मेंबर ओप्टेन भी कर लेता है और सरेंडर भी कर देता है मिड ऑफ द ईयर में, तो क्या करेंगे, या फिर वाइस वर्सा सरेंडर करता है और फिर ओप्टेन भी कर लेता है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर एडवाइजरी बोलती है कि अगर वो हम ये काउंट करेंगे कि 183 डेज और मोर वो जो मेंबर थे वो क्या थे, उनके पास सीओपी था या नहीं था, तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उनको जो रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होगी वो कैसे होगी। अब अगर आपको और भी कोई क्वेरी है इस वीडियो में जो मैंने नहीं बताया, या फिर आपको कुछ अलग क्वेरी है सीपीआर से रिलेटेड, तो आप ये जो मेल देख रहे हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली जाके मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी रह गई है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक बार आप यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा ये जो मेल आईडी है। अब ये वो क्लेरिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेंबर सेकंड ईयर ऑफ द ब्लॉक में अगर अप्लाई करता है मेंबरशिप, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन्होंने इनका जवाब ये आया, डियर मेंबर एज पर सीपी गाइडलाइंस मेंबर फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम रहता है। तो जो अब सीपीआर से उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वो कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर मींस ब्लॉक के लास्ट ईयर में कंप्लीट करने रहेंगे प्रोपोर्शनेटली। तो अगर आपने सेकंड ईयर में अगर अप्लाई किया मेंबरशिप, मींस 2021 में अगर आप सी बने और आपने अप्लाई कर दिया 2021 में ही मेंबरशिप, तो आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली सीपीआर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। अब मैं वीडियो को अपना यही एंड करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।